एक बार फिर से नाबार्ड का बहुत धन्यवाद है कि जिन्होंने इस नेशनल लेवल के जीआई ये ग्रामीण भारत महोत्सव को आयोजित किया और जिसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो जीआई का है, क्योंकि अगर ये 135 जीआई नाबार्ड के नहीं होते तो शायद ये ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन नहीं होता, क्योंकि एफपीओ बहुत पहले से है, एसएचजी बहुत पहले से है, एसएचजी पूरे भारत में है, लेकिन वो यूनिक क्या है, नया क्या है, विशेषता क्या है उसकी, वो है जीआई। तभी नाबार्ड के सपोर्ट से करीब 132 जीआई हो चुकी है और 100 से अधिक ऐसे हैं जो कि फाइनल स्टेज में है, हियरिंग उसकी चल रही है। लगभग 1 साल के बाद में हमें ऐसा लगता है कि 250 जीआई और हो, मतलब टोटल हो जाएंगे और ये बहुत बड़ा नंबर होगा। अभी तक भारत में किसी भी एजेंसी के सहयोग से इतनी बड़ी संख्या में जीआई टैग नहीं कराए गए हैं। दूसरे नाबार्ड की अपनी पोस्ट जीआई की पॉलिसी भी है कि जीआई के बाद क्या करना है। तो आज अभी इस सेशन में हम उसी पर बात करेंगे कि लोगों को लगता है कि जीआई हो गया, काम खत्म हो गया, जीआई मिल गया, हमारे हाथ में एक सर्टिफिकेट आ गया। वो सर्टिफिकेट किसके पास आता है? जो सोसाइटी जीआई फाइल करती है, जो संस्था जीआई फाइल करती है। जैसे उदाहरण है कि बनारस वुडन लेकरवेयर एंड टॉयज, लकड़ी का जो खिलौना होता है, उसमें बालाजी हैंडीक्राफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी जीआई फाइल किया। नाबार्ड ने कहा कि भाई ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, इसको जीआई कराना है। तो जीआई कराने के लिए कोई ना कोई सोसाइटी होनी चाहिए, रजिस्टर्ड सोसाइटी होनी चाहिए। जैसे तांसा हैंडलूम है, आदि है, मोनपा है, गालो है, खमती है, उनकी सोसाइटी बनी है। या त्रिपुरा की जब हम बात करें तो त्रिपुरा में सोसाइटी बनी है, हिरिसा के लिए, पचरा के लिए, माताबारी पेड़ा के लिए। वो सोसाइटी एप्लीकेशन पे साइन करती है। कोई व्यक्ति जीआई नहीं फाइल कर सकता है, कोई इंडिविजुअल जीआई नहीं फाइल कर सकता है। और जीआई होने के बाद जैसे थारू एम्ब्रॉयडरी है, एक संस्था है शाहजहांपुर के पास की, वो जीआई फाइल की है। सहयोग, आर्थिक सहयोग जीआई कराने में जो खर्चे लगते हैं वो नाबार्ड करता है, वो कभी किसी सोसाइटी से नहीं लिया गया। आज तक हमने 310 जीआई हमने भारत में सबमिट कराया 22 राज्य में, और हमने किसी एसोसिएशन से पैसा नहीं लिया जीआई कराने के लिए। कोई एसोसिएशन ये नहीं कर सकता कि उसने जीआई की फीस या जीआई के एक्सपेंसेस को उसने दिया हो। वो नाबार्ड सपोर्ट कर रहा है, जीआई हो रहा है। सरकार के कुछ और भी विभाग हैं जो आगे आ गए हैं उसको सहयोग करने के लिए। अब जीआई सर्टिफिकेट मिल गया, इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट जीआई हो गया, अब उसकी नकल कोई नहीं कर सकता है। लेकिन इसके बाद दूसरा सवाल आता है कि इसका टैग कौन इस्तेमाल करेगा? जीआई का टैग, हु विल यूज द जीआई टैग? लेबल कैसे लगेगा? लोगों जो जीआई का रजिस्ट्रेशन जब होता तो उसमें 3 चीज होती है। पहला, उस प्रोडक्ट का नाम, जैसे लिखा गया वाराणसी वुडन लेकरवेयर एंड टॉयज, नाम रजिस्टर हो गया, एक लोगो रजिस्टर हो गया, एक चिन्ह रजिस्टर हो गया, उसका बदल नहीं सकते हैं। तीसरा, एरिया रजिस्टर हो गई, एक भूभाग रजिस्टर हो गया, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, 4 जिले रजिस्टर हो गए। कि 4 जिले में बनने वाला ये जो खिलौना है वही वाराणसी वुडन लेकरवेयर एंड टॉयज कहा जाएगा।
उसके बाहर उसको नहीं बना करके बोल सकते वाराणसी, गोरखपुर में बनाएंगे और बोलेंगे वाराणसी उड़ाने का ये कानून गैर कानूनी है। तो जीआई जब हो गया तो उसका लोगों कौन इस्तेमाल करेगा? जैसे एक और एग्जाम्पल है अरुणाचल प्रदेश का आदि केकीर, केकीर मतलब जिंजर। आदि वहां की कम्युनिटी है, समुदाय है, लोग हैं। अब उन्होंने एक एफपीओ बनाया, उन्होंने एफपीओ ने जीआई फाइल कर दिया, जीआई मिल गया आदि केकीर। स्टॉल नंबर 07, 7 नंबर का जो स्टॉल है, जरा बाहर काउंटर पे आप जाएं, अपने सामान को कोई कस्टमर हो सकता है ले रहे हो। तो अब आदि केकीर को जीआई का मतलब है कि उस एफपीओ को जीआई का सर्टिफिकेट मिल गया। अब सारे किसान को, फार्मर्स को कैसे बेनिफिट होगा, आर्टिजन्स को कैसे बेनिफिट होगा? तो जीआई का कानून कहता है रजिस्ट्रेशन ऑफ जीआई अथराइज्ड यूजर। जीआई होने के बाद कोई भी फार्मर, प्रोड्यूसर, आर्टिजन, वीवर, ट्रेडर, कोई भी जीआई अथराइज्ड यूजर के लिए अप्लाई कर सकता है। और जब आप अथराइज्ड यूजर बन जाएंगे तो आप जीआई का टैग इस्तेमाल करेंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता है। और आपको परमिशन नहीं लेनी है, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं जाना, किसी से परमिशन नहीं लेनी है, बात नहीं करना। आपका नंबर आ गया तो आप अपने नंबर को अपने कैशमो पे, बिल पे, वाउचर पे, झोले पे लिख सकते हैं। और वो कानूनी रूप से वही व्यक्ति लिख सकता है जो जीआई अथराइज्ड बनेगा। यहां तक कि उस सोसाइटी को, जिसने सोसाइटी ने फाइल किया था, उसको भी अथराइज्ड बनना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, नाबार्ड के खास से जो डीडीएम लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनको जानकारी होनी चाहिए। जिस सोसाइटी ने जीआई फाइल किया था, जिसको मिल गया, सर्टिफिकेट पे नाम लिखा है, उसको भी अथराइज्ड यूजर बनना पड़ेगा। अगर आप नहीं बनेंगे तो आप टैग नहीं लगा सकते हैं। जैसे बालाजी हैंडीक्राफ्ट सोसाइटी लकड़ी में अथराइज्ड यूजर बनी। अब अथराइज्ड यूजर बनने की प्रक्रिया क्या बताते हैं आपको? पहले बड़ा कठिन था, फीस भी अधिक थी। लीगल फीस 600 रुपये थी, एडवोकेट के थ्रू जाना पड़ता था, अटॉर्नी के थ्रू। पावर ऑफ अटॉर्नी लगाओ, नोटरी लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। लेकिन अच्छी बात क्या है ना, जो दिल्ली में सरकार बैठी हुई है ना, बात को सुनती है, आपकी बात को समझती है। अगर आपकी बात सही है तो दिल्ली में मीटिंग हुई, हमारे जैसे लोग को भी बुलाया गया कि अथराइज्ड यूजर क्यों नहीं बन रहे हैं। तो वहां पे कुछ सुझाव हम लोगों ने दिया और हमने कहा सुनने वाली सरकार है। जीआई के अथराइज्ड यूजर बनने की फीस कितनी हो गई? पुराने लोगों को छोड़ करके कोई नया इसमें बता सकता है क्या कि आज की तारीख में? नहीं, पुराने लोग को छोड़ करके जो जान रहे हैं कि आज की तारीख में जीआई अथराइज्ड बनने की फीस कितनी है? कोई पुराने लोगों को छोड़ करके जो फॉर्म नहीं भरे, बताइए, कुछ आइडिया है आपको कितनी फीस हो सकती है? एक व्यक्ति को अथराइज्ड यूजर बनने की फीस कितनी है? 10 रुपया। 10 रुपये। देखो अरुणाचल प्रदेश से है, आदि केकीर से, अभी बता रहे 10 रुपया। और 10 रुपया 10 साल के लिए। वो जो 10 रुपया है वो भी 10 साल के लिए है, मतलब 1 साल का 1 रुपया हुआ। अब आप सोचिए सरकार कितना सब सहयोग करने के लिए आपको आगे आ रही है। एक पन्ने का फॉर्म, सारे कागज हटा दिए गए, सब हटाओ, किनारे करो। एक पेज का एक फॉर्म है, उस पर 10 रुपये छपा भी हुआ है, फॉर्म में प्रिंट है। और आप उस फॉर्म को लेते हैं, कोई ड्रेस बनाने वाले हैं, गालों बनाने वाले हैं, मफलर बनाने वाले हैं, लकड़ी का खिलौना बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, या कोई किसान है,
आप उस फॉर्म को भरिए। अगर आप अपने नाम से लेना चाहते हैं तो आप उस फॉर्म को भरिए अपना नाम, आप अपना एड्रेस भरिए। वो एड्रेस क्या होगा? जो आपके आधार कार्ड पे एड्रेस लिखा है। तीसरा, आप अगर हैंडलूम का कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, टेक्सटाइल का कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, या कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए कि हम आर्टिजन है, वीवर है, फार्मर है, तो आपके पास जमीन होनी चाहिए। तो फॉर्म पे आपने भर दिया। हमारी सोसाइटी, हमारी संस्था जो बनारस में है, पूरे देश से हमारे पास फोन आते हैं और उनको फॉर्म भेज देते हैं। हम पोस्ट जीआई के लिए, जीआई अथॉराइजर बनने के लिए कोई फीस नहीं चार्ज करते हैं। हम कंसल्टेंट नहीं, हमारी कोई फीस नहीं है। आप फोन करते हैं, कोई पटियाला से फोन करा, सर फुलकारी में हमको अथॉराइजर बनना है। सरकार को हमने वहां पे 6 महीना पहले हमने कागज दिया था, आज तक नहीं हुआ कुछ। क्या तरीका होगा, कैसे बनेंगे? उनका आधार कार्ड भी हमारे पास आ गया, आर्टिजन कार्ड भी आ गया, जमीन आर्टिजन है। जब आपने फॉर्म भर दिया और आप ही को नीचे साइन करना, अपने फॉर्म पे आपने नीचे साइन कर दिया। फॉर्म इंग्लिश में भरा जाएगा। जीआई रजिस्ट्री चेन्नई में, उनको हिंदी में नाम से दिक्कत होती है, नहीं समझ पाते, गलत हो जाएगा। और एक बार आपका गलत सर्टिफिकेट आ जाएगा, फिर आपका मेहनत बेकार हो जाएगा। फॉर्म भरा जाएगा, आप नीचे साइन कर देंगे। आप उस फॉर्म के साथ में एक आधार कार्ड अपना लगा देंगे। आर्टिजन कार्ड है तो आर्टिजन कार्ड लगाइए, वीवर कार्ड है तो वीवर कार्ड लगाइए। किसान है तो आपको अपनी जमीन का कागज लगाना पड़ेगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए थोड़ा सा एक स्टेप और जरूरत होती है कि आप फार्मर हैं, वही खेती कर रहे हैं, तो आपको एक लेटर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से लेना होगा। जैसे खाउताई राइस से अब 100 लोगों ने फॉर्म भर दिया, 100 ने अपने जमीन के कागज को उसमें लगा दिया, 100 ने आधार कार्ड लगा दिया, एक लेटर आपने बनाया, 100 लोगों की लिस्ट आपने उसमें लगा दिया। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ऑफिसर ने पूरे 100 लोगों को एक ही मोहर लगा दिया कि हम सर्टिफाई करते हैं कि ये खाउताई के फार्मर हैं। एक साइन से, सिग्नेचर से 100 लोगों का काम हो गया। लेकिन अगर आर्टिजन है, वीवर है, टेक्सटाइल बना रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लेटर लेने की भी आवश्यकता नहीं है। आपके पास आर्टिजन कार्ड है, वीवर कार्ड है, कोई भी प्रूफ होना चाहिए कि आप उस प्रोडक्ट में हैं। रेशम धागा पासबुक है, यार्न पासबुक है, क्योंकि अगर आप प्रमाण नहीं देंगे, एविडेंस नहीं देंगे, तो कैसे माना जाएगा आप बना रहे हैं? तो आप फॉर्म भरेंगे, लगा दिया फॉर्म, सब कुछ कर दिया। अब मान लीजिए हम उदाहरण दे रहे हैं, 100 फॉर्म हो गया। अब 100 फॉर्म को आपने इकट्ठा किया। फीस कितनी थी? एक फॉर्म की 10 रुपए। 100 फॉर्म की कितनी फीस हो गई? 1000 रुपए। अब 1000 रुपए का एक बैंक ड्राफ्ट बनेगा। अब या तो आप लोग जितने लोग फॉर्म भर रहे हैं, आप उनसे 10 रुपया ले लीजिए, या आपकी सोसाइटी बोलती है नहीं साहब हम तो 10 रुपया लेंगे नहीं, हम अपनी सोसाइटी से लगा देंगे, या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बोलता नहीं ये सब का लेने का जरूरत नहीं, गवर्नमेंट आपको दे देगी। जैसे नाबार्ड जीआई अथॉराइज्ड यूजर बनाने के लिए संस्थाओं को ग्रांट देता है, पैसा देता है। जो एनजीओ वहां पे काम कर रहा है उसको बोलेगा भाई आप 500 लोगों को बनाओ, ये हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं। एक उसका सेंक्शन लेटर मिल जाएगा, वो आपको ग्रांट दे देगा। नाबार्ड को जीआई अथॉराइज्ड बनाने के लिए पैसा देता है। आपने ड्राफ्ट बना लिया। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी का आ रही, ध्यान रखिएगा। जिस सोसाइटी को जीआई मिला हुआ है,
जैसे अरुणाचल प्रदेश को प्रोजेक्ट को जीआई मिला हुआ है, तो वो सोसाइटी एक एनओसी देती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वैसे ही बनेगा, 100 लोगों का नाम लिख दिया, नीचे मोहर लगा करके साइन कर दिया कि हम इस 100 लोगों को एनओसी दे रहे हैं, बस। सबको अलग अलग नहीं देना है, एक सिंगल 100 लोगों का फॉर्म। हम ये भी आपको एग्जांपल दें, आदि टेक्सटाइल अरुणाचल प्रदेश, जिस संस्था को मिला था वो लोग बराबर हमसे फोन से बात करते रहते हैं, और हमने कहा भाई फॉर्म भेजना है, फॉर्म लिए, भर करके हमने कहा फॉर्म भर के वापस करिए हमें, हम देखते हैं व्हाट्सएप पे आ गया, फॉर्म गलत भरा हुआ था। फिर हमने बताया उनको फोन करके कि इस जगह पे ये भरना है, वो फॉर्म फिर वापस गया, वो फॉर्म कंप्लीट हुआ। फिर उन्होंने कहा सर एनओसी कैसे दिया जाएगा, हमने कहा एनओसी का भी एक फॉर्मेट हमने बना दिया, भेज दिया उनको, एनओसी भी बन गया। बैंक के बैंक ड्राफ्ट बनवाने के लिए वहां दिक्कत हुई, दूसरे बैंक में गया, हमारी बात कराए, उनका बैंक ड्राफ्ट बना, तो उन्होंने फॉर्म लगाया, बैंक ड्राफ्ट लगाया, एनओसी उसी संस्था को ही देना था, सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं, हैंडलूम के पास, हैंडीक्राफ्ट के पास, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जिस सोसाइटी को मिला वही मालिक है, वही ट्रस्टी है, उसकी जिम्मेदारी है। आपने कंप्लीट हुआ, उन्होंने फॉर्म उठा करके सीधे से पूछा क्या करना, मैं स्पीड पोस्ट चेन्नई भेज दीजिए, 200 फॉर्म, एक ही बार में 200 फॉर्म चेन्नई चला गया। और उनको 2 दिन पहले अभी चेन्नई से उनके ईमेल पे रिसिप्ट आ गया, 200 लोगों का रिसिप्ट आ गया, सबके नाम के आगे 10 रुपया लिखा हुआ है, सबके नाम लिखे हुए हैं, सबके नाम के आगे एक जीआई अथॉराइजर नंबर लिखा हुआ है, और वो उनकी वेबसाइट पे भी दिखाई पड़ रहा है जीआई रजिस्ट्री के। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो 200 फार्म आदि टेक्सटाइल के लोगों ने भेजा था, वो जीआई रजिस्ट्री को मिल गया, उन्होंने ले लिया, उसको आपको रसीद भेज दिया, अपने साइट पर अपलोड कर दिया, और आप सबके आगे अलग अलग नंबर अलॉट हो गए। लेकिन अभी आपका हुआ नहीं है, ध्यान रखिएगा। कुछ समय के बाद उसको वो अपने जर्नल में पब्लिश करते हैं, जीआई का जर्नल मैगजीन निकलती है, उसमें पब्लिश करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें किसी का फर्जी आ गया है, किसी का डुप्लीकेट आ गया है, किसी का गलत आ गया है। वो चेक करते हैं वहां पे, और अगर एक भी गलती निकल गई तो सारा रोक देंगे, वहीं पे सब रोकेंगे, बोलेंगे हम चेकिंग करो इसको। फिर वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखेंगे, इनको चिट्ठी लिखेंगे, हम उससे बात करेंगे तो वहां से फॉर्म आया हुआ था, देखिए गलत है ये, तो फिर उसको ब्लैक लिस्ट कर देंगे। सारी चीज सही है, आ गया नंबर आ गया, अब वो पब्लिश कर दिए। पब्लिश होने के 4 महीने के बाद जीआई रजिस्ट्री के साइट पे लिख के आएगा रजिस्टर्ड, सबके नाम के सामने स्टेटस में आ जाएगा रजिस्टर्ड, आपका नाम होगा, आपका एड्रेस होगा, नीचे लिखा रहेगा स्टेटस रजिस्टर्ड। इसका मतलब यह हुआ कि अब आप जीआई के कानूनी रूप से अथॉराइज्ड यूजर बन गए, और जो नंबर आपको अलॉट हुआ है, किसी का 1 होगा, किसी का 2 होगा, किसी का उस नंबर को देख करके मालूम हो सकता है कि किस जीआई प्रोडक्ट का कौन व्यक्ति अथॉराइज्ड यूजर है, किस नंबर का है ये। वो नंबर एक दूसरे का डुप्लीकेट नहीं होगा, और उसके बाद से आप अपने बिल पे, वाउचर पे, कैशमो पे, झोले पे, बैग पे आप स्टिकर बनवाइए, टैग बनवाइए, आप चिपका दीजिए अपना, तब आप जीआई के अथॉराइज्ड यूजर हैं कानूनी रूप से, लीगल वे में। उसके बाद में आपको जीआई का अथॉराइज्ड यूजर का एक सर्टिफिकेट आएगा, जीआई का, जैसे जीआई सर्टिफिकेट आता है एकदम वैसे अथॉराइज्ड यूजर का सर्टिफिकेट आएगा, सेम एकदम वैसे आएगा।
आपके नाम से आएगा, आपके एड्रेस पे आएगा, आपका नंबर लिख के आएगा। अब आप उसको फोटोकॉपी करके रख लीजिए, फ्रेम करके लगा दीजिए। मतलब अब उस प्रोडक्ट के आप कानूनी रूप से जीआई टैग लगाने के लिए अधिकृत हो गए, रजिस्टर्ड हो गए। और भारत में जितने भी एग्जीबिशन, मेला, प्रदर्शनी जीआई के नाम पे होते हैं, आप कानूनी रूप से जा सकते हैं। उसमें आपको इनवाइट किया जाएगा। जैसे यहीं पे अभी वही संस्थाएं आई है, स्टॉल उनको मिला है, या तो वो जीआई का ट्रांसड्यूसर है या उस संस्था को जीआई मिला हुआ है। तो संस्था ने लिख के दे दिया कि हमारी संस्था की तरफ से ये लोग स्टॉल के लिए जा रहे हैं, उसके अलावा नहीं। जो मेन जीआई के स्टॉल लगे नाबार्ड के, वो वही लोग हैं। अगर वो नहीं है तो फिर नहीं है। अब हमें आपको बताया कि जब सरकारी डिपार्टमेंट जब रजिस्टर प्रोप्राइटर हो जाते हैं, बहुत से सरकारी विभाग अप्लाई कर देंगे। कानूनी रूप से तो गलत नहीं है, लेकिन गलत कहां पे आप देखिए, बता रहे हैं। मुरादाबाद पीतल बर्तन, मुरादाबाद ब्रास को जीआई मिला, 12 साल से ऊपर हो गया। 2 साल पहले तक उसमें कोई ऑथराइज्ड यूजर नहीं था। अब हमने उसको नहीं फाइल करवाया था, किसी अटॉर्नी ने फाइल कराया था। यूपी गवर्नमेंट उसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो उसका एप्लीकेंट बन गया। जब मामला फंसा, जीआई रजिस्ट्री चेन्नई ने कहा कि सरकार कैसे एप्लीकेंट हो सकती है। तब हमसे पूछा गया कि क्या करना। हमने भाई हमने तो फाइल करवाया नहीं है, लेकिन अब चूंकि बड़ा प्रोडक्ट है तो उसको हमको मदद करना था। हम तो अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हैं। हम तो समाज के लिए 33-34 साल से तो इसी सोशल वर्क के लिए निकले ना। हमने कहा कि आप मुरादाबाद का जो ब्रास एसोसिएशन है, आप उसको एप्लीकेंट बनाइए। तो ये मुरादाबाद में हुआ, फिरोजाबाद में हुआ, कन्नौज में हुआ, कानपुर लेदर में हुआ। तमाम प्रोडक्ट में जो सरकारी विभाग एप्लीकेंट था, अब उसकी जगह फिर एसोसिएशन एप्लीकेंट बने उसमें, और जीआई ग्रांट हो गया। अब देखिए, एसोसिएशन एप्लीकेंट हो गया, जीआई ग्रांट हो गया, लेकिन उनको कोई बताने वाला नहीं था कि जीआई टैग कैसे मिलेगा, ऑथराइजर कैसे बनेगा। 10 साल तक कोई ऑथराइजर नहीं था। हजारों करोड़ का कारोबार मुरादाबाद से होता है। और उसका नतीजा क्या हुआ कि जब भी कहीं जीआई के बड़े एग्जीबिशन होते थे, मुरादाबाद बाहर कोई ऑथराइजर ही नहीं है। फिरोजाबाद में कोई नहीं, कन्नौज परफ्यूम में कोई नहीं। फिर सरकारी विभागों ने हमसे कहा कि भाई यहाँ तो कोई है नहीं, अब इतना बड़ा प्रोडक्ट उसको आना चाहिए। हमने कहा आना चाहिए, ऑथराइजर नहीं है। फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सहयोग करिए हमें। तब हमने उसमें व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व हम हुए। मुरादाबाद, फिरोजाबाद, कन्नौज परफ्यूम, धीरे धीरे करके इसमें 2, 4, 5, 3, 8 लोगों को फिर हमने ऑथराइजर के लिए फॉर्म भरवाया, भिजवाया। फिर इंडस्ट्री एसोसिएशन को मालूम नहीं, अरे ये तो बहुत ही जरूरी है। तो भी मुरादाबाद के एसोसिएशन प्रेसिडेंट लोग बात करेंगे, सर हमारा भी 25 फॉर्म 30 फॉर्म ऐसे हम भर के भेजा। हमने भर के भेजो भाई। फिर जीएमडीएससी से बात करना, डीसी को बताना, जानकारी देना। फिरोजाबाद में यही हमने शुरू किया, कन्नौज में शुरू किया। और नतीजा ये हुआ कि जहां पे 0 था, वहां पे 2, 4, 5, 10, 20 लोग हो गए। तो अब हमें आसानी क्या होती है, जीआई का एग्जीबिशन है, अभी पीसीएस पूछता है कि सर कोई लिस्ट भेज देते हैं हमको, यहाँ पे एग्जीबिशन करानी है जीआई की, एक्सक्लूसिव जीआई की। आपका नंबर चेक करेंगे, अगर नंबर नहीं तो आपको घुसने को नहीं मिलेगा, वो पहले ही डिसाइड हो जाएगा। तुमने बता दिया भाई ये लोग हैं, ये लिस्ट है, ये ऐसे ऐसे, आप इसका नंबर मिला लो। तो हमने तो दिया, ठीक है। फिर वो अपने लेवल से चेक करते हैं। कहाँ चेक करते हैं? जीआई की वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे कि सही है कि नहीं। हमें कि जिसका नंबर दिया, ऐसा तो नहीं कि वो हमारा कोई रिलेटिव हमने उसका ऐसे नंबर दे दिया। जीआई की साइट से वेरीफाई कर लिए, क्योंकि डीपीआईटी क्या बोलता है,
भाई हम जीआई के लिए ग्रांट दे रहे हैं, प्रदर्शनी लगाने के लिए, एग्जीबिशन के लिए, मेला के लिए, फेयर के लिए, लेकिन जीआई एथराइज यूजर आना चाहिए। इसका मतलब गारंटी वाला प्रोडक्ट आना चाहिए, कुछ भी नहीं आ जाएगा। जैसे यहाँ पे जो स्टॉल लगे हुए हैं जीआई वाले, खास तौर से हम एसएसजी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें भी काफी बड़ी संख्या में जीआई है। हमने विजिट करके थोड़ा सा देखा है। इस आसाम का मुंगा सिल्क आया हुआ है, वो जीआई है, या दक्षिण भारत से प्रोडक्ट आए हुए हैं, वो जीआई है। तो अथराइज यूजर लेकिन है एसएसजी। अच्छा, आप कौन कौन अथराइज यूजर बन सकता है? एक तो इंडिविजुअल कोई बन सकता है, कोई फार्मर, वीवर, आर्टिजन। दूसरा, कोई ट्रेडर बन सकता है, कोई भी ट्रेडर अथराइज यूजर बन सकता है, व्यापारी बन सकता है, कोई एक्सपोर्टर भी बन सकता है, कोई एमएसएमई की यूनिट लगाने वाला भी बन सकता है। जैसे आपने उद्यम आधार में रजिस्ट्रेशन कराया, तो आपकी एक फर्म बन गई, आप उस फर्म के नाम से फाइल कर दीजिए। अब जो फर्म होगी उसमें क्या लगाना पड़ेगा? फर्म का रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र, अगर जीएसटी है तो आप जीएसटी लगा दीजिए, इनवॉइस की कॉपी लगाइए कि जिस नाम से फर्म है उसी नाम से बिल इनवॉइस कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कि फर्म दूसरे नाम से बिल किसी और नाम से काट रहा है, उसका क्रॉस कॉपी लगाइए। फर्म का जो प्रोप्राइटर उसका आधार कार्ड लगाइए। इतना कंप्लीट लगा दिए, उसी फॉर्म के साथ में लगा दीजिए और फॉर्म भरा जाएगा फर्म के नाम से। यहां तक कि दूसरे शहर में रहने वाला भी जीआई का अथराइज्ड यूजर बन सकता है। अब आप बोलेंगे साहब तो दूसरे शहर में रह रहा है, वो तो वहां पे कैसे बनाएगा? बनाना कोई जरूरी नहीं है, वो सामान जो आपसे खरीदेगा वो उसी एरिया में बनेगा। जैसे अगर वो अरुणाचल प्रदेश के किसी टेक्सटाइल को ले रहा है तो दिल्ली का भी कोई ट्रेडर अरुणाचल प्रदेश के टेक्सटाइल का अथराइज्ड यूजर बन सकता है, मेघालय का बन सकता है, त्रिपुरा का बन सकता है, बनारस का बन सकता है, लेकिन सामान उसको खरीदना पड़ेगा वहां के अथराइज्ड यूजर से। आप दिल्ली में बना नहीं सकते हैं, ध्यान रखिएगा। नागालैंड की अगर चकासौंग शाल अगर बनेगी तो बनेगी वहीं पे जहां जीआई हुआ है। यहां का ट्रेडर अथराइज्ड यूजर बन सकता है, उसका भी फॉर्म भरा जाएगा, सारी चीज होगी। एनओसी कहां से आएगा? नागालैंड से, मिजोरम से, मणिपुर से, उत्तर प्रदेश से, जहां से वो जीआई है। एनओसी कौन देगा? जिसकी संस्था को जीआई मिला हुआ है। अभी उसका काम है को वेरीफाई करे। जैसे बनारसी साड़ी में, मुंबई में साड़ी की एक बड़ी फॉर्म है, दुकान है, वह मुंबई से हमारे पास, सर हम अथराइज्ड यूजर बनना चाहते हैं, हम जीआई टैग लगाना चाहते हैं। हमने पूछा उनसे कि जीआई तो हैंडलूम को मिला हुआ है, मशीन को नहीं मिला, पावलूम को नहीं मिला है, ध्यान रखिएगा। आपके भी सारे जो टेक्सटाइल जीआई होते हैं ना, वो सारे हैंडलूम को होते हैं, मशीन को नहीं होते हैं। आसाम का गमछा अगर मशीन वाला है और उस पर कोई जीआई टैग लगा के बेच रहा तो उसको जेल होगी, वो गैर कानूनी काम है। जीआई के उल्लंघन पे 3 महीने से लेकर 3 साल तक की प्रिजन, जेल सजा और जुर्माना लाखों रुपए में, वो जुर्माना करोड़ में भी हो सकता है, क्योंकि आपके समुदाय की संपत्ति का नुकसान हुआ। तो उन्होंने कहा कि सर हमारे मुंबई के शोरूम में जितना सामान जाता है वो सब बनारस में वीविंग होती है। हमें बनारस में होती है, लेकिन आप जो जिससे ले रहे हैं वो जीआई जो है कि नहीं है? आप सही लोगों से ले रहे हैं कि गलत लोगों से ले रहे हैं, आपको क्या मालूम है? उसने आपके पावलूम का सामान भेज दिया, फिर कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? आप तो फंस जाएंगे। तो उन्होंने कहा सर हम 10 लोगों से लेते हैं, इनको भी हम अथराइज्ड बनवाएंगे। तो जो 10 लोग से वो ले रहे हैं वहां जा रहा है, उनको मिल गया। मुंबई के फर्म को भी वार्प एंड वेफ्ट को मिला चाहिए। अब ये कानूनी जिम्मेदारी उनकी है, तो असली पर लगाएंगे कि नकली पर लगाएंगे, क्योंकि पकड़ा वही जाएगा जो आखिरी में लगा के बेच रहा है। अब मुरादाबाद में पीतल के
बर्तन के अचानक से डिमांड आ गई और इन्होंने मिर्जापुर से बनवा के मंगवा लिया, वो गैर कानूनी है। बनेगा मुरादाबाद में, बाहर नहीं बनेगा, अलीगढ़ के तालाब में, अलीगढ़ में बनेगा। बनने की जगह तय है। जीआई सबसे बड़ी चीज गारंटी देता है, सोर्स ऑफ ओरिजिन, कहां से वो पैदा हो रहा है, इसकी गारंटी जीआई में 100% सुनिश्चित है। तो जीआई के बाद अथराइज्ड बनने की यही प्रक्रिया है। अथराइज्ड के बाद आप उसका मार्केटिंग में, प्रमोशन में, ब्रांडिंग में आप कानूनी रूप से हकदार हो गए। जैसे अभी हम लोग एक स्टेप और आगे चल रहे हैं, मास्टर आर्टिजन को अब उनको एक्सपोर्ट का लाइसेंस दिलवा रहे हैं। बनारस में भी एक्सरसाइज हमने कराया। डीजीएफटी के ऑफिस में 40 मास्टर आर्टिजन और व्यूअर को बुलाया गया और डीजीएफटी का ऑफिस ने कहा कि हम ये मास्टर आर्टिजन्स का, हम मास्टर व्यूअर्स का, हम या उनकी सोसाइटी है, हम एक्सपोर्ट में रजिस्ट्रेशन करेंगे। भाई बड़ा एक्सपोर्टर जो स्टेब्लिश है वो तो है ही है ना। अभी तो सरकार ने कहा सब कुछ बात सुनती है। 500 रुपये फीस है, यही रामेश्वर जी ना, फीस कितनी है? 500। अब बताइए, एक्सपोर्ट का लाइसेंस लेने की फीस 500 रुपये है और सब कुछ ऑनलाइन है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, और 500 की फीस है। पहले इसी फीस के लिए, पहले इसी एक्सपोर्ट का लाइसेंस लेने के लिए कितने चक्कर लोग लगाते थे और हजारों रुपए खर्च करते थे। एजेंट को पकड़ो, ये करो, वो करो। प्रधानमंत्री जी ने कहा ये सब हटाओ, सब ऑनलाइन करो, सीधा डायरेक्ट फीस 500। अभी इन लोग की हो गई और ये लोग आराम से वहां पे रजिस्ट्रेशन तमाम लोग तो हो रहे हैं। अब वो चीज रुके नहीं ना। नाबार्ड ने जीआई के लिए सपोर्ट किया, नाबार्ड ने मेला प्रदर्शनी में भेजने के लिए सपोर्ट किया, नाबार्ड ने जीआई अथराइज्ड बनवाया। अभी एक्सपोर्ट का लाइसेंस इनको मिल रहा है, उसके बाद अपने जीआई टैग के साथ में इनको ना हैंडलूम ऑफिस जाना, ना हैंडीक्राफ्ट ऑफिस जाना, किसी पीछे नहीं घूमना है, ना जीएमडीएससी ऑफिस भी जाना है। इनका नंबर हो गया, ये उसी नंबर को अपने उसमें डाल करके और एसएसएन कोड जनरेट होगा और सीधे बनारस से लकड़ी का खिलौना जर्मनी भेजेंगे। अभी तक इनका लकड़ी का खिलौना मुंबई और दिल्ली के एक्सपोर्टर के थ्रू जाता था इन्हीं का सामान, एक्सपोर्टर बनाएगा थोड़े। लेकिन अब ये धीरे धीरे उस स्थिति में आ रहे हैं कि ये सीधे जर्मनी भेज सकते हैं, इनके पास है पेपर, डॉक्यूमेंट है। सही भेजेंगे, गलत भेजेंगे, गलत आदमी को, ये इनका सोचना काम है। लेकिन अभी वो कानूनी रूप से हो गए कि जीआई के प्रोडक्ट को जर्मनी के बाजार में, इटली में, लंदन में, XYZ कहीं पर भी भेज सकते हैं, जीआई टैग के साथ भेज सकते हैं, अपने नंबर के साथ भेज सकते हैं। लेने वाले को लगेगा हमें 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ओरिजिनल प्रोडक्ट, ऑथेंटिक प्रोडक्ट मिल गया। और आज की तारीख में पूरी दुनिया उसी की बात करती है, हमें जेन्युइन चाहिए, ओरिजिनल चाहिए, ऑथेंटिक चाहिए। मिलेट अगर कहीं से जा रहा है, उत्तराखंड में लाल चावल को वहां पे जीआई मिला, लाल चावल पुरोला एक घाटी है वहां पे उत्तरकाशी में, वो पुरोला घाटी के अंदर का जो लाल चावल है उसकी यूनिकनेस है, जिसको भी मार्केट में लोग बोलते हैं रेड राइस, रेड राइस, रेड राइस। यह केरला का नवारा चावल जो केरला के पालक्काड डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ग्रो हो रहा है। अभी जीआई हो उसको 20 साल पूरा हो गया। दे हैव सेलिब्रेटेड द 20 ईयर ऑफ द जीआई। उन्होंने हमें आमंत्रित किया वहां पे पालक्काड में, हम केरल गए। फार्मर्स लोगों का पूरा एक शानदार आयोजन हुआ वहां पे, हमें अच्छा लगा। वहां पे उस एरिया की नाबार्ड की डीडीएम भी आई थी, बहुत देर तक हम लोग बातचीत की। ये क्रेडिट है, 250 रुपए किलो से नीचे चावल बिकता नहीं है। ब्रांडिंग प्रमोशन फिर आपको करना है, तो ये पूरा प्रोसेस है, ये सारी चीज है। और अथराइज भी आप अगर नहीं बनेंगे और आप अगर सामान बेच रहे हैं तो पूर्ण रूप से गैर कानूनी है।
आप जीआई का नाम नहीं लिख सकते, ध्यान रखिएगा। आप सामान बेचिए, नाम लिख के नहीं फिर बेच सकते हैं, क्योंकि आपको नंबर नहीं है। और हमें लग रहा है कि आने वाले समय में नाबार्ड के जब स्टेट लेवल के एग्जीबिशन होंगे, अभी नाबार्ड को बोलता नहीं हमको जीआई प्रोडक्ट वाले बुलाइए, अभी नाबार्ड बोलेगा हमको अथराइज यूजर को बुलाना है। अगर अथराइज नहीं तो नहीं बुलाएंगे। अभी मध्य प्रदेश में भेड़ाघाट स्टोन क्राफ्ट को 200 एप्लीकेशन उनकी गई है, 100 एप्लीकेशन उनकी भेड़ाघाट की साइट पे दिख रही है मध्य प्रदेश की। नाबार्ड ने वहाँ सपोर्ट किया जीआई के लिए। सीहोर का सर्वतिवीट मध्य प्रदेश का जो है 500 अथराइज यूजर के फॉर्म गए। वो किसान सीधे गारंटी के साथ बोलेगा साहब ये हमारा सरबती गेहूं है, दूसरा अगर बिना टैग के बेच रहा हो, क्या बेच रहा हो आप जानो, या बुंदेलखंड का कटिया गेहूं है, ये तय करना। यही पूरी प्रक्रिया है। और अगर इसमें किसी को कोई सवाल है, कोई उत्तर है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कोई भी डाउट है तो आप किसी तरह का हो तो आप पूछ लीजिए, हम उसका उत्तर आपको दे देंगे अगर कुछ, और नहीं तो बाकी तो आपके जो डीडीएम होते हैं जिले में, आप उनके संपर्क में रहेंगे, वो खुद ही बता देंगे। हम सारे लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं पूरे भारत में, जिसकी इच्छा होती है हमको डायरेक्ट फ़ोन करता है, फ़ोन करके बात कर लेता है, बात करके हम उसको वो भी तरीका बता देते हैं।